हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि टेक्निक्स में डील करती है। ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, इंजाइम्स को यूज़ करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि हम कुछ प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस कर पाएँ जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दही जमाना, ब्रेड बनाना, वाइन या फिर कोई मेडिकेशन का प्रोसेस, राइट। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है या एक फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, राइट। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहला सिद्धांत है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो अल्टर करती है केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो तरह का होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा ऑर्गेनिज्म के पास, राइट। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब जो जेनेटिक मटेरियल है आइदर डीएनए और आरएनए, इसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। जिससे कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप में हमें चेंज देखने को मिलता है। तो इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा गया है। दूसरी चीज़ क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, मतलब कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री। तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री से क्या मतलब है कि बहुत सारे माइक्रोब्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स को हम बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब खुद ग्रो करते हैं, राइट। और ये क्यों हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाने में ये हमारी हेल्प करेंगे, राइट। कंटैमिनेशन फ्री का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा जहाँ पे हम इन यूकैरियोटिक सेल्स को या फिर माइक्रोब्स को हम ग्रो करेंगे, राइट। और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की क्या बात हो रही है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? तो देखिए, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये हम आजकल की दुनिया में हम यूज़ करते हैं ये सब कुछ, राइट। एंटीबायोटिक्स, जब कभी हम बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है, राइट। वैक्सीन्स, तो इसका तो मुझे समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आजकल के पैंडमिक में आपको पता ही है कि वैक्सीन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। और एंजाइम्स तो दही जमाने से लेकर के ब्रेड बनाने तक, ठीक है, हम एंजाइम्स का यूज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में करते ही हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो ये टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ये इंक्लूड करती है किसको? डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जीन क्लोनिंग को, जीन ट्रांसफ़र को। तो ये है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है कि डीएनए से दोबारा डीएनए बनाना, राइट। इस तरह से आप याद रख लीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि डीएनए से दोबारा डीएनए बनाना। जीन क्लोनिंग का मतलब है कि किसी डिज़ायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है, दैट इज जीन क्लोनिंग। और जीन ट्रांसफ़र का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म से, जिस तरह से ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हमें इसका एक जीन काफ़ी डिज़ायरेबल लगा कि हम ये चाहते हैं कि ये इस कोई बी ऑर्गेनिज्म में भी ये जो जीन है वो जानी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि हमें ये बी में भी चाहिए, राइट। तो हमने ये वाला जीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बी वाले होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दैट इज़ जीन ट्रांसफ़र, राइट। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस भी आ जाती, कई बार नहीं हो पाता अगर किसी अदर टेक्निक से हम करते हैं। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि चाहे हम एक जीन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कोई सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम जैसे भी हम चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी डिज़ायरेबल जीन्स है, चाहे वो एक है, सिंगल है, या फिर सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स है, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी अनडिज़ायरेबल जीन्स का उसके अंदर इंसर्शन किए, राइट, किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म में, राइट। जो हम चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही जीन चाहते हैं तो हम बाकी कोई भी, मतलब जो फालतू की जीन होगी वो उसके अंदर विदाउट इंसर्ट किए हम अपने डिज़ायरेबल जीन के ऊपर ही चाहते हैं कि वही सिंगल जीन उसमें जाए। तो हम ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये पॉसिबल है, राइट। अब जो एक एलियन डीएनए है, एलियन डीएनए का मतलब क्या है कि जो अननोन डीएनए है, क्योंकि अभी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो एक एलियन डीएनए है, जब वो
ओरिजिन ऑफ रेप्लिका से जुड़ता है, राइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिका क्या है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक डीएनए है वो खुद की कॉपीज बनाने में सक्षम है, मतलब वो खुद की कॉपीज बना रहा है, तो दैट इज रेप्लिकेशन, राइट। तो अब जो ये एलियन डीएनए है, जब ये जा करके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाइंड करता है, राइट, तो ये क्या करेगा कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा होस्ट सेल के अंदर। तो देखिए होस्ट क्या है, जो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हम वो डिजायरेबल जीन इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, दैट इज आवर होस्ट। अब हमने क्या बोला कि कोई एलियन डीएनए है जो कि हमने ये XYZ ऑर्गेनिज्म के डीएनए से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। हम चाहते हैं कि ये जो डिजायरेबल जीन है ये इस होस्ट सेल में होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको इस होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके अंदर ये जो एलियन डीएनए है ये खुद की कॉपीज बनाएगा, राइट। उस कॉपीज बनाने को ही क्लोनिंग कहा गया है, राइट। खुद को रेप्लिकेट करना या अपनी ही कॉपीज बनाना, दैट इज क्लोनिंग, राइट। या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। अब टेम्पलेट क्या है, तो जो हम कह रहे हैं कि हमने एक डीएनए लिया था, उसमें से एक पार्ट हमने कट कर लिया, राइट, तो वो एक पार्ट जो छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, उसको ही टेम्पलेट कहा गया है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कैसे बना, कैसे कंस्ट्रक्शन हुई, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पे क्या किया कि जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक जो जीन था, ठीक है, ऐसा एक पीस था जो डीएनए का, जो कि किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कोड कर रहा था, राइट, उसको एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। नेटिव प्लाज्मिड क्या है, मतलब कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, राइट, इस तरह से होता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ क्या किया कि एक लिंकेज करवा दी किसकी, जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की, इसके साथ उसको मिक्सअप कर दिया, राइट। और ये जो नेटिव प्लाज्मिड था ये किस ऑर्गेनिज्म का था, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था ये, राइट। तो वहाँ से जो हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इमर्ज हुआ, वहाँ से ये निकल कर आया, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किस ऑर्गेनिज्म से, अगर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बारे में ही वो पूछ सकता है, तो आप ऑर्गेनिज्म का नाम याद रख लेंगे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमें पता कैसे चलेगा, हमने एक डीएनए लिया था, हम बोल रहे हैं कि इसका एक पार्ट हमें डिजायरेबल जहाँ पे जीन्स हैं उसको हम चाहते हैं, तो हम इसको कट कैसे करेंगे, तो उस कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज़ करते हैं, राइट। इनकी डिस्कवरी हुई। मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब क्या है कि ऐसी कोई इंजाइम्स जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पर से कट कर रहे हैं। कट सीजर्स क्या करती है, कट करती हैं, राइट। और मॉलिक्यूलर सीजर्स मतलब मॉलिक्यूल्स को कट करने वाले सीजर। तो ये कौन सा एंजाइम था, ये था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। इनकी डिस्कवरी हुई और ये पता चला कि हम स्पेसिफिक साइट्स पर से जो डीएनए है उसको कट कर सकते हैं, राइट। अपना डिज़ायरेबल जो जीन है वो हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। अब तो आप क्या करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज़ किया और ये जो पार्ट था डिज़ायरेबल पार्ट, इसको हमने कट करके निकाल लिया, देन एक प्लाज्मिड डीएनए के साथ उसको लिंक किया, राइट। ये प्लाज्मिड डीएनए है, इसके साथ हमने उसको लिंक किया। अब ये क्या बन गया, क्योंकि इसके साथ एक एलियन डीएनए जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक वेक्टर, राइट। वेक्टर क्या है, तो ये एक व्हीकल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम जो अपना पीस ऑफ डीएनए है जो उसके साथ अटैच है वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकें, राइट। अब ये जो एबिलिटी है मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, तो ई कोलाई के अंदर को जो ये मल्टीपल कॉपीज बनाने की जो क्षमता है इसको ही क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई कहा गया, राइट। सिंपल सी बेसिक सी बात है। अब किसी इंसान के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हैं तो क्या बेसिक 3 स्टेप हैं इसके कि कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन,
बहुत ही बेसिक सी बात है कि सबसे पहले तो हमें यही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डीएनए या कौन सी डिज़ायरेबल जीन्स वाला डीएनए हम किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, राइट। सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर हमें वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जिस दौरान हम जो आइडेंटिफाइड डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। तो अभी जो लास्ट में हम पूरा प्रोसेस का बात कर रहे थे कि हम एक पार्ट ऑफ डीएनए को कट करेंगे, देन प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, वो वेक्टर बन जाएगा और देन हम होस्ट सेल के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वही वाला स्टेप जो है सेकेंड स्टेप है। तो हम इसको पूरा प्रोसेस ये करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको जो होस्ट सेल है उसको हमें मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, राइट। हो सकता है कि वो किसी कारणवश मर गया तो हमारी जितनी भी मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी, राइट। तो हमें उसके रहने का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसके न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है डीएनए, ताकि वो उसकी प्रोजेनी में आ सके, वो ट्रांसफ़र हो सके डीएनए उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में, राइट। तो इस पूरी चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम अपने डिज़ायरेबल जीन्स वाला जो डीएनए है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या क्या टूल्स जो हैं वो डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए काम आते हैं, जिनके बिना ये डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो है सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, क्योंकि हमें अगर कोई डिज़ायरेबल पार्ट चाहिए तो हम कैसे कट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये क्या है कि ये जो जिस तरह से अगर कोई एक स्ट्रैंड है, राइट, तो उसमें अगर कोई आपको दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे। लाइगेज क्या करेगा काम, अगर कोई एक पार्ट है, दो पार्ट ऑफ डीएनए है, अब इनको अगर जोड़ना है तो लाइगेज काम आता है, राइट। वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि वो व्हीकल है होस्ट ऑर्गेनिज्म में ले जाने के लिए अपना डिज़ायरेबल डीएनए, और होस्ट ऑर्गेनिज्म तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि सारा काम तो उसी के अंदर होना है, राइट। अब शुरुआत में ये चीज़ पता नहीं थी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ को बैक्टीरियोफेज की इन ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। दोनों को आइसोलेट किया गया। मतलब क्या है कि ये दोनों क्या काम करते हैं, तो डीएनए को कट करने में हमारी हेल्प करेंगे, राइट। अब वो जो दो एंजाइम्स थे, राइट, वो क्या करेंगे, वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो बैक्टीरिया ईटर को, जिस तरह से अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो इसको ही जो ख़त्म करेगा, या बैक्टीरिया ईटर, सिंपल आप याद रख लेंगे, बैक्टीरिया ईटर को क्या कहा गया, बैक्टीरियोफेज कहा गया, राइट। लेकिन क्या हुआ कि ई कोलाई में, ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है जो हमारे गट में पाया जाता है, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज था, लेकिन फिर भी बैक्टीरियोफेज ने उसको खाया नहीं, मतलब कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कैसे हुआ, तो ये दो एंजाइम्स की मदद से हुआ था, राइट। और इन दो एंजाइम्स का काम क्या था, कैसे इन्होंने काम किया, तो एक ने मिथाइल ग्रुप ऐड किया और दूसरे ने डीएनए को कट किया। बाद में इसी को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। उसके बाद फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिंद-2, राइट। जिसका फंक्शन क्या था कि वो इसका फंक्शन जो है वो सिंपली डिपेंड करता है कि किसी स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड को आइसोलेट किया गया, राइट। और 5 साल बाद जाकर के ये पता चला कि मतलब वो स्पेसिफिक साइट पर से ही कट करेगा, राइट। एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही वो आइसोलेट करेगा, राइट। अब ये पाया गया 5 साल बाद, मैंने आपको बताया कि 5 साल बाद उसके करैक्टर्स को रीड किया गया, ठीक है। तो ये पाया गया कि जो हिंद-2 है या हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करेगा, राइट। तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ मुझे इस पॉइंट से कट करना है, तो वो एक स्पेसिफिक 6 सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज कर लेगा। जहाँ पे उसको सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर मिलेगा वो वहीं से उस पर्टिकुलर पार्ट को कट कर देगा, राइट। और ये जो स्पेसिफिक बेस है, मतलब कि ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, इसको रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंद-2 कहा गया, राइट।
क्या है ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस? तो ये है 6 बेस पेयर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर आएगा, हिंड टू जो है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो डीएनए को वहाँ से कट कर देगा, राइट। ये आप याद रखेंगे कि इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, तो 6 बेस पेयर, राइट, सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, राइट, ये बहुत बड़ी क्लास है, इनकी बहुत बड़ी क्लास से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो क्लास है या एंजाइम्स की, इसको न्यूक्लियसेस कहा जाता है, राइट। यहाँ पे दो तरह के आपको न्यूक्लियसेस देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियसेस एंड द सेकंड वन इज एंडोन्यूक्लियसेस, राइट। अब एक्सोन्यूक्लियसेस का क्या काम है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, राइट, फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। किसी डीएनए के एंड से उन्होंने किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये जो नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं दैट इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें अलग अलग टाइप के हमें फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये फॉस्फेट बॉन्ड है, ये शुगर बॉन्ड है, राइट। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फेट शुगर बॉन्ड्स, राइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए पे ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। डीएनए बैकबोन इसको कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेंगे। वहीं पे जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं, एक्सो का मतलब है रिमूव करना न्यूक्लियोटाइड्स को, राइट, और एंडो का मतलब क्या है कि ये किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए की जा करके कट करेंगे, राइट। ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को और ये क्या करेगा, कट करेगा किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए की। एंडोन्यूक्लियसेस का काम ये है। उसके बाद एक बार अगर इसने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान लिया, किसी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को इसने पहचान लिया, तो ये क्या करेगा कि ये डीएनए है, इसके साथ जा कर के ये बाइंड हो जाएगा और किसी स्पेसिफिक जो साइट है वहाँ पर जा कर के ये कट करना शुरू कर देगा। और वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा होगा, तो उनकी शुगर फॉस्फेट बोन के ऊपर ये प्रेजेंट होगा, राइट। हमारा जो पूरा डीएनए है वो ऐसे बना हुआ है। अब जो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करेगा कि कुछ रिकॉग्नाइज करेगा एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक का मतलब है जहाँ से वो कट करने वाला है, राइट। तो ये डीएनए में उसको फाइंड आउट करेगा कि कहाँ पे मेरी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और वहीं से जो पूरा डीएनए है उसको कट करना शुरू कर देगा, राइट। तो इस तरह से जैसे डीएनए, तो ये है बीच में जो हमारी फॉस्फेट और शुगर बैकबोन है, राइट। तो यहाँ से ये क्या करेगा कि दोनों को अलग अलग स्ट्रैंड्स में कट कर देगा, राइट। यहाँ से उसने कट करना शुरू किया और ये इस तरह से डीएनए जो है वो हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स में बन के आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये जो पैलिंड्रोमिक साइट की हम बात कर रहे हैं या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है किसी एंजाइम को कि हाँ यही मेरी जो स्पेसिफिक साइट है। तो देखिए हमारे जो डीएनए होता है, ठीक है, वो कुछ बेस पेयर से जुड़ा होता है, जैसे कि एडिनोसिन, थाइमीन, इस तरह से, राइट। तो हमारे जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है, सॉरी ये थोड़ा सा पता नहीं दिक्कत आ रही है, हाँ। तो हमारा जो डीएनए है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसको एक स्पेसिफिक साइट से कट करना है या फिर एक स्पेसिफिक फॉस्फेट शुगर बॉन्ड से हमें कट करना है, राइट। तो अगर जिस तरह से ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे कुछ कोडिंग्स हुई होती हैं, राइट, जिस तरह से ATG, ठीक है, इस तरह से ही चल आगे के आगे चल रहा है, ठीक है, 4 होते हैं। और तो अब इसको वो रीड करते हुए जाएगा और ये कैसे लिखा होगा, जैसे कि एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, राइट, ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ होगा। तो अगर इस स्ट्रैंड पे ये A है, ये T है और ये G है, राइट। G हमेशा C के साथ जुड़ता है, T हमेशा A के साथ जुड़ता है और A हमेशा T के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड में ये हमें पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ क्या जुड़ा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम एक शब्द लिखा हुआ मलयालम, अगर हम इसको आगे से पढ़ें तो भी मलयालम है और अगर हम इसको पीछे से पढ़ें तो भी मलयालम ही है, राइट। उसी तरह से हमारे स्ट्रैंड्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक बेस पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है,
राइट। तो दूसरा बेस पेयर उल्टी डायरेक्शन में सेम ही होगा, राइट। हमें पता है कि ए किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ, तो अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे हमेशा ए ही होगा, राइट। तो इसी वजह से जो हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको ढूंढने में हमें हेल्प मिलती है, राइट। और ये जो डीएनए सीक्वेंस है बेस पेयर्स का, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं और जो हमारा एंजाइम है वो इसी तरह से रीड आउट कर करके जो स्पेसिफिक साइट है उसको ढूंढता है और फिर वहाँ से कट करता है, राइट। अब जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हमें पता है कि जो पैलिंड्रोमिक साइट है, राइट, उससे ये थोड़ा सा राइट थोड़ा सा पीछे से कट करेगा, राइट। और जो हमारे पास स्ट्रैंड निकल करके आएगा, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या होंगे, बेस मतलब जो बेस पेयर्स होंगे वो सेम होंगे, राइट, कि ये उस पैलिंड्रोमिक साइट से कट करेगा, राइट। और जो बेस पेयर्स होंगे वो सेम होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के, राइट। कि अगर नीचे ए है तो ऊपर क्या होगा, टी होगा, राइट। दूसरे स्ट्रैंड में कैसा होगा, टी होगा, मतलब कि ए का ऑपोजिट क्या है, टी, राइट। तो ये ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, इतना आप ध्यान में रख लेंगे। अब जो बात कर रहे थे हम कि हमारा एक डीएनए है, हमने सोच समझ के इस पार्ट को कट कर दिया, राइट। अब ये पार्ट तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे क्या रह गया, ये स्ट्रैंड अकेला रह गया, राइट। ये स्ट्रैंड अकेला रह गया, इसको ही स्टिकी एंड कहा जाता है, राइट। अब इसको स्टिकी एंड तो भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स रह गए ये कैसे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आया, ठीक है, और वो यहाँ पे आकर के इस स्ट्रैंड के साथ जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पे काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, मतलब कि स्टिकी एंड्स जो है, राइट, ये फैसिलिटेट करते हैं किसके एक्शन को, डीएनए लाइगेज के एक्शन को। डीएनए लाइगेज का काम करता है दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, राइट। अब हमने क्या किया था कि जब हमने कट किया था किसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो रिजल्ट में क्या मिला कि हमें सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स भी देखने को मिले। कि मतलब क्या है कि अगर आप किसी डीएनए को, राइट, आप किसी डीएनए को सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बार बार कट कर रहे हैं तो हमें सेम ही तरह के स्टिकी एंड्स देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका वर्किंग का जो तरीका है वो तो सेम ही होगा अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो, राइट। तो स्टिकी एंड्स भी सेम तरह के ही बनेंगे, राइट। और ये ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, दीज कैन बी ज्वाइंड टुगेदर, एंड टू एंड ये ज्वाइन कर जाते हैं डीएनए लाइगेज को यूज़ करके। मैंने आपको वही बताया कि डीएनए लाइगेज का काम क्या है, स्टिकी एंड्स को जोड़ना, राइट। स्टिकी एंड्स को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। आप याद रखेंगे कि किस एंजाइम का क्या फंक्शन है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, यही है बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम है साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर जाकर के कट करना। डीएनए लाइगेज का काम है स्टिकी एंड्स को जोड़ना। स्टिकी एंड्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, जब हम सेम टाइप का ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं किसी फ्रेगमेंट को कट करने के लिए, राइट। तो क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स बनते हैं। अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, कैसे हम सेपरेशन या फिर आइसोलेशन कर सकते हैं किसी डीएनए फ्रेगमेंट की, राइट। तो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी हम पीछे यही तो पढ़ रहे थे कि अगर हमें किसी डीएनए के पार्ट को कट करना है तो किस एंजाइम का यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। उससे क्या मिलेगा, हमें एक डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम एक टेक्निक से यूज़ करके हम इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। और वो टेक्निक कौन सी, इलेक्ट्रोपोरेसिस। नाम आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है इलेक्ट्रोपोरेसिस। इसमें होता क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंट हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिसको कि हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखो हमने केमिस्ट्री में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी होगी, एनोड और कैथोड के बीच में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं या इलेक्ट्रॉन रखते हैं, राइट, तो नेगेटिवली चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कहाँ भागता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
उसी तरह से हम डीएनए को भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। तो हम इसको जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, राइट, उनको हम क्या करते हैं कि एक मीडियम पे, जो कि आजकल क्या है, एग्रोस का ही मीडियम बनाते हैं, एग्रोस जेल होती है, राइट। तो उसका एक मीडियम बनाएंगे हम, राइट, और उस मीडियम पे हम वो जो अपने फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम डाल देंगे। तो इसको एक डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि ये वो मीडियम बना दिया हमने, इसमें एग्रोस जेल डाल दी, राइट। अब इसका एक साइड जो है वो एनोड है और एक साइड कैथोड है, राइट। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के वो हमने यहाँ पे डाल दिए इस एगरोस जेल में। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे वेल्स होते हैं, राइट। इस तरह से आपको छोटे छोटे वेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो वेल्स होंगे, ठीक है, एगरोस जेल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एगरोस जेल हमें कहाँ से मिलता है, सी वीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से वो एगरोस जेल का मीडियम है। अब हमने जो अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो इसके बीच में डाल दिए, राइट, डाल दिए। अब वो क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग खुद ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए है वो क्या करेगा, वो भागेगा किस ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो अब वो खुद ही साइज के अकॉर्डिंग जो है अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो कैसे हैं, वहाँ पे एगरोस जेल के ऊपर क्या है, छोटे छोटे वेल्स हैं, राइट। और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं, राइट, वो ज़्यादा मतलब दूर तक जाएंगे, राइट। अब देखो, जब हमने यहाँ पे डीएनए डाला था सभी सेम साइज़ के नहीं होंगे ना, कुछ बड़े भी होंगे कुछ छोटे भी होंगे। तो जो बड़े वाले हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे क्योंकि उसके अंदर वेल्स हैं, राइट। और जो छोटे वाले हैं, जितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा कम जिम्मेवारियाँ होंगी उतना ज़्यादा इंसान जो है वो बाहर मौज मस्ती करता है। जितनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ इंसान के ऊपर होती हैं वो उतना ज़्यादा अपने काम में लीन रहता है। तो वही सेम चीज़ डीएनए के साथ भी है, जितना ज़्यादा बड़ा है उतना कम मूव करेगा और जितना जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो ज़्यादा कहाँ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि अलग अलग साइज़ के जो हमें फ्रेगमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट एगरोस जेल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे। तो हमने जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ब्राइट ऑरेंज कलर के हमने उनको स्टेन किया होगा, और जब हम इनको यूवी लाइट के एक्सपोजर में और इथिडियम ब्रोमाइड के जो एक्सपोजर में हम देखेंगे, क्योंकि हमने उसको किस जेल से किस से स्टेन किया था, इथिडियम ब्रोमाइड से हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन किया हुआ था। स्टेन का मतलब है उनको कलर कर देते हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमने उसको यूवी लाइट का एक्सपोजर दिया तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो बैंड्स एक्चुअल में क्या है, वो डीएनए है, राइट। अब ये जो डीएनए है इसको एगरोस जेल से कट आउट कर लिया जाता है, मतलब सेपरेट कर लिया जाता है। जेल का पीस जो है उससे अलग कर लिया जाएगा, राइट। और इस स्टेप को क्या कहेंगे, इल्यूजन, राइट। अगर जेल में से हमने डीएनए निकाल लिए, एगरोस जेल को अलग कर दिया और डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया उस जेल के अंदर से, तो इस स्टेप को क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे। और ये हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स की प्योरीफाइड फॉर्म होगी, राइट। और इस वे से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन कर लिया, राइट, बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स। क्योंकि हमने क्या किया, वेक्टर्स का यूज़ किया, उसके अंदर क्लोनिंग हुई, तो वो कैसे हुआ, क्लोनिंग वेक्टर्स हुए। उसका इस्तेमाल करके हमने कैसा एक डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, राइट, जो कि 2 डीएनए से बना हुआ है, राइट। एक कौन सा है, जो डिजायर्ड जीन वाला डीएनए है हमारे पास, राइट। और दूसरा जो होस्ट जिसके अंदर वो मल्टीप्लाई हुआ है, जिसके डीएनए के साथ मिल करके, राइट, उसके बीच में वो वेक्टर के साथ हमने प्लाज्मिड के साथ भी उसको जोड़ा था। तो इस तरह का जो डीएनए हमारे पास बन करके आता है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी बीच में, राइट।
बट स्टिल कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं, इंसान से होती हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे, राइट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।